Welcome, um, everyone. Hello, Rockstar, Rexall. हेलो हेलो। So, आज प्लान था कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट को रिव्यू करने का, कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, उन पे रिव्यू करने का, बट समहाउ आईडीज ही गायब हो गई हैं। सो वो तो नहीं कर पा रहे, बट कुछ दूसरे पोस्ट हम देखेंगे। एक आर्गुमेंट है कंटीजेंसी का, थोड़ा वो देखेंगे, और उसके बाद फिर अम, हमारे जो मुफ्ती साहब हैं उनके उनकी एक डिबेट है किसी के साथ में, जिसमें वो बच्चों के जन्नत जाने वाला जो पॉइंट है कि बच्चे जन्नत चले जाएंगे, और जो बड़े हैं उनको टेस्ट देना पड़ेगा, बच्चे बिना टेस्ट के चले जाएंगे। तो इस वाले पॉइंट पे किसी से उन्होंने इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए एक कन्वर्सेशन की है, उससे हम देखेंगे थोड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट देना, क्या आप शो हो गया क्या शेयर? हो रहा है रक्सौल? हाँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ओके ओके ओके। सो बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में। हम्म, तो बेसिकली ये कंटीजेंसी आर्गुमेंट है। क्या होता है देखते हैं। ये स्कूल की नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। ये बेसिकली कुछ टर्म्स पहले समझ लेते हैं। तो एक होता है पीएसआर, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग। बेसिकली जिसका ये मतलब होता है कि हर चीज जो कि एग्जिस्ट करती है उसका एक कॉज होता है, एक एक रीजन होता है, एक जस्टिफिकेशन होता है उसके एग्जिस्टेंस का। अब अगर ये जस्टिफिकेशन किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं और से आ रहा है, तो उसे हम कंटिंजेंट कहते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी दूसरी चीज पे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। सो अगर वो दूसरी चीज नहीं होती तो ये खुद भी नहीं होता, तो कंटिंजेंट हो गया। और पॉसिबिलिटी है कि ये ना एग्जिस्ट करता है, इसकी जगह कुछ और एग्जिस्ट करता है। तो ये हर पॉसिबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली। सो थिंग्स दैट एग्जिस्ट बट कुड हैव फेल्ड टू एग्जिस्ट, जैसे कि ह्यूमंस, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स। ओके। तो जैसे कि आप हैं, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। अगर आपके पेरेंट्स किसी दूसरे टाइम पे उन्होंने मीट किया होता, या फिर अ, वो एक दूसरे के साथ नहीं होते, किसी और के साथ होते, तो मे बी आप एग्जिस्ट नहीं करते, आपकी जगह कोई और एग्जिस्ट करता, तो आप कंटिंजेंट है इस तरीके से। फिर पूरी की पूरी फैमिलीज भी कंटिंजेंट होती है, तो आपकी पूरी फैमिली भी कंटिंजेंट है, वो अपने एंसेस्टर्स पे हैं, वो उनके एंसेस्टर्स पे। तो इस तरीके से जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो कंटिंजेंट होती हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो इनको कंटिंजेंट कहते हैं। उसके बाद नेसेसरी बीइंग्स या नेसेसरी एग्जिस्टेंस वो होती है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होती। उसको अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए कोई कुछ और एक्सटर्नल कुछ देखना नहीं पड़ता है, वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, जैसे कि हम स्वयंभू कहते हैं अपने केस में। तो उसका नॉन एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल होता है, यानी वो हर पॉसिबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। सो इन दो क्लासेस में पहले डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आर्गुमेंट ऐसे जाता है कि व्हाई डज एनीथिंग एग्जिस्ट रेदर देन नथिंग, तो कुछ भी एग्जिस्ट क्यों करता है। फिर अगेन वही सेम चीज, कंटीजेंट एंड नेसेसरी, ये पूरा सिलोजिज्म है। वट एवर एग्जिस्ट इज इधर कंटीजेंट और नेसेसरी, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो या तो कंटीजेंट है या फिर नेसेसरी है। ठीक है। ऑल्दो नेसेसरी एग्जिस्टेंस का हमको कोई एग्जांपल दिखते नहीं है, जो भी चीजें दिखती हैं वो कंटीजेंट ही दिखती हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम है इस प्रीमाइस में। बस कंटीजेंट बीइंग्स एग्जिस्ट, दैट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स को कंटीजेंट कह दिया है। अ चेन ऑफ कंटीजेंट कॉजेस कैन नॉट गो ऑन फॉरएवर, क्योंकि इनफाइनाइट ड्यूरेशन आ जाएगा। और इसीलिए जो है नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट एज द अल्टीमेट कॉज ऑफ कंटीजेंट बीइंग्स। तो इन सारे कंटीजेंट बीइंग्स को जस्टिफाई करने के लिए, इनके एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए एक नेसेसरी बीइंग की आवश्यकता है। ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट रहता है, और फिर वो नेसेसरी बीइंग गॉड कह देते हैं। फिर इसके बाद इनफाइनाइट रिग्रेशन वगैरह की बातें। सो बेसिकली इस पूरे आर्गुमेंट में प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप एज्यूम करके चलते हैं कि अगर यूनिवर्स में सारा कुछ कंटीजेंट है, तो यूनिवर्स इन इटसेल्फ कंटीजेंट है, जो कि नेसेसरी नहीं है। सो अगर यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में अगर कंटीजेंट है एक दूसरे पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स इन इटसेल्फ कंटीजेंट है। जैसे कि अ, जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उन पे जो चीजें अप्लाई होती हैं, जो नहीं है कि वो जो ब्रॉडर एज अ होल जो होता है उस पे भी अप्लाई है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है।
जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी अपने आप में नेकेड आई से विजिबल नहीं है, राइट? तो इसी तरीके से जो लॉज उन पार्ट्स पे अप्लाई होते हैं जो नहीं कि वो इन्वर्स पे एज अ होल भी अप्लाई होते हैं। एक तो ये मेजर फ्लॉ है। तो इन्वर्स अपने आप में ही वो हो सकता है, नेसेसरी हो सकता है, कंटीजेंट ना हो, ऐसा पॉसिबल है। और कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि चीज़ों का एग्जिस्ट करना, जो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो कंटीजेंट है, बट एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ नेसेसरी है। यानी ये नहीं होता तो कुछ और एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ नेसेसरी है। ऑब्जेक्ट्स कंटीजेंट हो सकते हैं। आगे देखते हैं। इतने में कुछ कहना है तुमको, और कुछ ऐड करना है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूँ? कुछ प्रॉब्लम तो हाँ नहीं लग रही है? ओके। हम्म ये देखो, यू कैन नॉट क्रॉस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच अ डेस्टिनेशन। आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस जो इनफाइनाइट नंबर है उसी में आप एक पॉइंट पे हैं, आप ऑलरेडी उसमें हैं। आपको पूरा इनफाइनाइटली क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। तो आप में और उस डेस्टिनेशन में जो डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि आप उस नंबर, आप उस जो पूरे सिस्टम है उसका ऑलरेडी पार्ट है। ठीक है, तो ये एक फ्लॉ है यहाँ पे। डोमिनेंट इफेक्ट, ये क्या वही चीजें हैं। डिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन ओके। ये देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है नेसेसरी बीइंग के, जिसमें कि ये कहा गया है कि exists even before space and time space। ठीक है, स्पेस एंड टाइम। तो जब बिफोर वर्ड का यूज कर देते हैं टाइम के बढ़ने से पहले ही, तो ये अपने आप में ही जो है कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट? ये स्पेस टाइम के बिफोर कुछ कैसे हो सकता है जब बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट ही टाइम के बाद आता है। उसके बाद है बियॉन्ड मटेरियल बॉन्ड्स, यानी कि बियॉन्ड फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो कि आपको रोकते हैं, राइट? अब अगर आपका जो गॉड है वो बियॉन्ड फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है, यानी कि वो फिजिकल यूनिवर्स में एंटर नहीं कर सकता। इस तरीके से डिफाइन करते हैं जो मुसलमान होते हैं वो, कि फिजिकल यूनिवर्स में एंटर नहीं करता है, वो क्रिएशन से बाहर रहता है। तो कंस्टेंट्स तो लग ही गया, क्योंकि ये जो फिजिकल यूनिवर्स है ये रोकता है गॉड को, उसकी लिमिट सेट करता है। और जब आप गॉड को इनफाइनाइट कहते हैं तो उसमें लिमिट सेट करना अपने आप में जो है सेंस नहीं बनाता। बाकी ऑल पावरफुल भी नहीं है, सेल्फ एग्जिस्टेंट भी नहीं है। उसके लिए जो आर्गुमेंट्स होकर भी और देखेंगे। अभी ओके, आगे चलते हैं ना। समझ में आया रेक्स? और अब चले मुफ्ती वाले पे। हाँ हाँ। कुछ ऐड करना है तो बोलो, कुछ कहना है इसमें? नहीं, इस पे मेन प्रेमिस जो एक सेट हुआ था, जो इनहेरेंट पे एक स्टार्टिंग में प्रेमिस सेट किया था, उसमें भी एक फ्लॉ मुझे समझ में आ रहा है कि वो भी गॉड के एग्जिस्टेंस को मतलब स्टार्टिंग में मान के हम्म प्रेमिस सेट किया गया है। तो मतलब वो भी हम्म मतलब हम पूछ सकते हैं, अब उस गॉड के एग्जिस्टेंस को भी हमें प्रूव करना पड़ेगा प्रेमिस सेट करने के लिए भी। फिर ओके। अगर वो प्रेमिस वैसे सेट कर भी रहे हैं फिर भी तब। हम्म ओके। देखते हैं ये वाला ना, यूट्यूब। अभी ठीक है? हाँ अभी दिख रहा है ना? ओके। मेरे नज़दीक जो है आप जो है एक अच्छे मुफ्ती लगते हैं, तो इसलिए काफ़ी दिनों से बात करने के लिए, अब चूँकि आज लास्ट में जुड़ा हूँ तो ज़्यादा बात हो भी नहीं पाएगी। लेकिन जो अभी आपने एक दलील दी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि जो छोटे बच्चों को बच्चे मर जाते हैं, उसके बारे में जो आपने कहा उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि एक तरीके से अगर बिना टेस्ट के छोटा बच्चा मर जा रहा है, तो बाकी जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ना, कि वो बिना टेस्ट किए जी, जी बिना जी टेस्ट जी बोले। किए वो जन्नत में जा रहा है। अगर 1 करोड़ बच्चे भी मरते हैं उस नाबालिग बच्चे, तो जो 400-500 करोड़ लोग हैं, उनके साथ तो अन्याय ही हो रहा है ना। जी जी। मुफ्ती साहब। अच्छा, ये सवाल इससे पहले भी एक मर्तबा किया गया था और मैंने जी, उसके जवाब में जो कहा था मैं वही पूछ रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि ये जो चलो जी 5 लाख बच्चे मर गए बचपन में और उनको जन्नत भेज दिया गया,
तो ये उन 5 करोड़ बड़ों के साथ नाइंसाफी हुई। तो मुझे बताएं कि नाइंसाफी की डेफिनेशन क्या है? किस चीज को हम नाइंसाफी कहते हैं? अन्याय क्या है? नहीं, अन्याय का मतलब कि कोई आपने पैरामीटर बनाया टेस्ट के आधार पर करा है। सिंपल सी बात है, अन्याय का मतलब है हक तलफी, आपका हक ले लिया। जी जी, हक तलफी है ना भाई, आपका एक राइट था, वो राइट आपसे हमने ले लिया, ये हक तलफी अन्याय है, नाइंसाफी है। ठीक है, समझ गए जी। ठीक। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो 5 लाख बच्चे जन्नत में पहुंचे हैं, तो क्या इन्होंने उन 5 करोड़ का कोई हक ले लिया, या अल्लाह ने इन 5 करोड़ का कोई हक ले लिया? मान लो ये होता कि भाई अगर ये 5 लाख जन्नत में न जाते तो जन्नत में जरा ज्यादा। रक्स, और कुछ कहना चाहोगे इस पे? नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलना है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनको अगर डाल दिया जन्नत में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बाकी लोग हैं उनका हक ले लिया है। ठीक है, देखते हैं। हाँ ज्यादा जगह होती, जरा मजा आता, गार्डन वार्डन आगे पीछे होते। अब इन 5 लाख के चक्कर में सारे गार्डन वार्डन खत्म हो गए, सब फुल। अगर ऐसा होता तो ठीक है भाई, आपको कि यार ये जन्नत में तंगी कर दी अल्लाह ने इन लोगों को भेज के, इनको टेस्ट की बुनियाद पे लाना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। जैसे अभी कुछ दिन पहले इंडिया में जो टेस्ट हुए हैं और उसमें जो पेपर लीक हुए, तो उसमें नाइंसाफी का इल्जाम लगा, है ना। वो नाइंसाफी का इल्जाम क्यों लगा? कि भाई कुछ लोगों को टेस्ट के गुजारे बगैर उनको पेपर लीक कर दिया गया और वो सीधे आगे पहुंच गए, और बाकी लोगों को टेस्ट देना पड़ा। तो जो आगे पहुंचे उन्होंने जो पीछे रह गए थे उनकी सीटों को ऑक्यूपाई कर लिया, लोग रह गए पीछे, इसलिए गड़बड़ हुई ना। तो यहां तो ये गड़बड़ है ही नहीं। जो 5 लाख गए, उन 5 लाख लोगों ने 5 करोड़ लोगों की जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया। बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर जन्नत में तंगी होती बहुत ज्यादा, अगर ऐसा होता कि आप चले जा रहे हैं तो बाकी लोगों को तकलीफ हो गई, अगर जन्नत में रिसोर्सेस लिमिटेड होते, अगर लिमिटेड सीट्स होती जन्नत में, तो अगर आप ऐसा कर दे रहे हैं कि किसी को बिना किसी को टेस्ट दिए प्रमोट कर दे रहे हैं, वहां तक जन्नत दे रहे हैं, तो ये इंजस्टिस है। लेकिन क्योंकि आप जन्नत में भेज करके किसी के लिए तंगी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। अगर जन्नत में कोई जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की सीट को खा ले रहा है। तो इसीलिए आप बिना टेस्ट के अगर किसी को जन्नत भेज दें तो कोई इनजस्टिस नहीं है। और इसके लिए ये एग्जांपल दे रहे हैं उन एग्जाम्स का, उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, और अगर आप किसी को बिना एग्जाम दिए प्रमोट कर देते हैं तो वो किसी दूसरे व्यक्ति की सीट खा ले रहा है जो कि एग्जाम दे करके वहां पहुंचता है। तो इन लिमिटेड सीट्स वाले एग्जाम्पल हटा देते हैं और क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं, जो यूजुअली स्कूल्स के टेस्ट वगैरह होते हैं, उनका एग्जाम्पल ले लो। तो अगर आप किसी क्लासरूम में हैं और ये सिस्टम है कि आपको इतने नंबर स्कोर करने हैं, या फिर बेसिकली आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट में अगर आप पास करते हैं उतना, जितने स्कोर की रिक्वायरमेंट है उतना लेके आते हैं, तो आपको प्रमोट किया जाएगा, वरना आप प्रमोट नहीं होंगे। ऐसे में जब बाकी बच्चे टेस्ट दे करके नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को बिना टेस्ट दिए प्रमोट कर दिया जाता है, जबकि लिमिटेड सीट्स नहीं है, सारे के सारे बच्चे चाहे तो प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को मेहनत करके पढ़ाई करके टेस्ट दे करके नेक्स्ट क्लास में डाला जा रहा है, और किसी दूसरे को बिना कोई टेस्ट दिए ही प्रमोट कर दिया जा रहा है, तो क्या ये इंजस्टिस नहीं है रॉक्स? और ये इंजस्टिस नहीं लगता आपको? हाँ, वही बिल्कुल बिल्कुल इंजस्टिस है। इनके क्राइटेरिया, इनके जो रिक्वायर्ड टाइप का जो इंजस्टिस मांगा है, वैसा तो इंजस्टिस नहीं है, लेकिन है इंजस्टिस बिल्कुल। स्पेशली जब आप कुछ लोगों को फेल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पास हो, जैसे बच्चों का होता है, क्लास 1-2 के बच्चों का होता है कि कोई बुरा भी परफॉर्म करे तो थोड़ी बहुत पेरेंट्स को कंप्लेंट हो जाती है, बट आपको जो है प्रमोट कर दिया था। वैसा भी नहीं है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही जहन्नम में भेज दे रहे हैं आप टेस्ट फेल करने पे, बहुत ही हार्श पनिशमेंट्स है। तो उस केस में तो केवल हम कहें कि उन्हीं को मिलना चाहिए जो कि डिजर्विंग है, जो टेस्ट नहीं दिया वो डिजर्व नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। जगह में उतनी वसात है, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपने एक पैरामीटर बनाया है कि 33 नंबर पाने वाले बच्चे पास होंगे, उससे जो कम नंबर पाएगा वो फेल हो जाएगा। लेकिन आप कुछ लोगों को 33 से कम जो हैं उनको भी आप पहुंचा रहे हो, तो ये तो एक पैरामीटर। बिल्कुल सही। ये आपका एग्जाम्पल इसलिए गलत है। मान लीजिए अगर ये बात होती कि भाई देखो, जो शिर्क करेगा वो भी जन्नत में जाएगा, जो ईमान लाएगा वो भी जन्नत में जाएगा। अब यहाँ सवाल ये होगा कि भाई शिर्क करने वाला भी जन्नत में,
ये तो अजीब नाइंसाफी है। ईमान लाकर भी हम जन्नत में जा रहे हैं, वो भी जन्नत में जा रहा है, तो क्या फायदा ईमान लाकर? अच्छे काम करके क्या फायदा कि मुजरिम भी अगर जन्नत में जा रहा है? यहाँ पर ये आप कह सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि आपने कहा कि 33% से नीचे वाला, वो एक नीचे उसके कब आए? जब वो एग्जाम में बैठा, जब तो 33% से कम आए ना उसके, वरना आप कैसे डिसाइड करेंगे एग्जाम में बैठे बगैर? अब एक बंदा है कि जो एग्जाम ही में नहीं है, ठीक है, एग्जाम ही में नहीं है, और उसको उसके स्किल्स की बुनियाद पर, ना कि उसकी एजुकेशन की बुनियाद पर, स्किल्स की बुनियाद पर उसको कोई ओहदा दे दिया गया। यार छोटे बच्चों की ऐसी क्या स्किल्स होती है रक्सौर जो कि वो जन्नत डिजर्व करे? कुछ स्किल्स होती है छोटे बच्चों की, ये क्या स्किल्स है? नहीं, अभी तो बिल्कुल क्या नहीं। स्किल्स दिखा दिया उसने? बच्चे की तो मुझे स्किल्स बताइए नहीं इसमें होती क्या यार, नाइंसाफी? हाँ अनलेस उसकी हाँ बोलो। इनोसेंस को आप एक स्किल मान ले तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी नहीं, ओहदा की बात नहीं नहीं, यहाँ। ओहदे की बात है, ओहदा एक प्रिविलेज है, एग्जाम्पल वो स्किल्स की बुनियाद पर भी मिल सकता है, एजुकेशन की बुनियाद पर भी मिल सकता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई एजुकेशन की बुनियाद पर नहीं, हम इस बंदे को स्किल्स की बुनियाद पर लेकर आए आगे। बताएं क्या प्रॉब्लम है? प्रमोशन की प्रॉब्लम है सर, कि बिना टेस्ट दिए जो है आखिर कुछ तो हुआ, केवल मैंने तो बताया आपको, मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दे दिया, इसमें आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। प्रॉब्लम है सर कि बिना कोई टेस्ट दिए स्किल्स की बुनियाद पर सीधे जमीन से उठा के भी नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। अब आप देखें कि मसलन आपके यहाँ मुल्क में स्पोर्ट्स मंत्री ने क्या कभी जिंदगी में कोई मैच जीता है? स्किल्स देखने के लिए भी आपको कि उस व्यक्ति के अंदर स्किल्स है कि नहीं है, उसको कुछ परफॉर्म तो करना पड़ेगा, उसको अपने स्किल्स को किसी तरीके से दर्शाना पड़ेगा, उसके लिए उसको कोई एक्शंस करने पड़ेंगे, कोई कर्म करने पड़ेंगे। वो बच्चा भी कुछ ना हाँ कुछ कर्म जब तक नहीं करेगा तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि उसके अंदर स्किल्स है कि नहीं है? हाँ, ये जो एग्जांपल दिया गया इसमें भी मतलब जो जैसा है उसके जो हाँ प्रीवियस एक्शंस होंगे, प्रीवियस जो भी उसने अपने हाँ जो भी कॉर्पोरेट में काम किया होगा, जहां पे भी काम किया होगा, उसके हिसाब से उसको हाँ दिया गया होगा, उसने उसे अपने स्किल्स को भी प्रूव किया होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किल्स आपके पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, फिर भी आपने अब पहुंच गए जहाँ पे पहुंच गए। हम्म। जब तक अभी जैसे जो भी एग्जांपल देगा तो उसमें उसके मैनेजिंग स्किल्स अच्छे होंगे, उसने कुछ दिखाया होगा वैसा, तब जाकर के उसको मिला होगा। बच्चे पैदा हाँ होते हैं उसके अंदर क्या स्किल आपको दिख जा रही है कि वो जो है जन्नत डिजर्व कर दे रहा है? हाँ, कुछ भी जो नहीं आपकी होगा। स्किल्स जो मांगते हैं कि अच्छे दीन की मतलब समझने की एक होती है ना कि वो समझ सके दीन को अच्छे से, वो अब वो स्किल कैसे प्रूव करेंगे आप? बच्चे तो पढ़ लिख से नहीं सकते हैं, वो भी बात है। हम्म हम्म खेला है? नहीं, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो हुए थे, ये तीरंदाज थे, राजवर्धन सिंह राठौर। अरे अभी वो है ना अमित शाह का लड़का, अमित शाह का लड़का, बताइए कौन सा वो क्रिकेट का जो है वो बीसीसीआई का चेयरपर्सन है, बीसीसीआई के चीफ है। हाँ, तो बताइए कौन सा उसने क्रिकेट खेला है? नहीं खेला। तो कहने का मकसद ये है कि ये हो सकता है उसको क्रिकेट खेल अगर वो क्रिकेट खेला होता तो उसको टीम में लेते मैचेस खेलने के लिए, वो जिस पोस्ट पे वहां पे नहीं लेते उसको। बोल रही हाँ, है अगर उसने वो मैचेस पोस्ट खेले होते, अगर उसने हाँ वो पोस्ट वैसे भी क्रिकेट खेलने के लिए है नहीं, कुछ ही बोल रहे वो आपके क्रिकेट के जो जितने है भी कि इवेंट्स है उसको मैनेज करने के लिए है। हम्म आप ये कहें कि नहीं ये आदमी चूंकि स्किल्स है इसके अंदर, ये पूरे बोर्ड को मैनेज कर सकता है, इसलिए हमने इसको इस पोजीशन के ऊपर बिठाया। अगर वो पूरे बोर्ड को मैनेज कर ले, बहुत अच्छी बात है। ना खेला उसने कोई टेस्ट मैच, ना खेला उसने कोई वनडे में, जैसा नाम उसका, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी आदमी को उसके स्किल्स की बुनियाद पर किसी पोजीशन पर बिठा दिया जाए तो इसमें क्या नाइंसाफी है? कुछ लोग एजुकेशन के रास्ते से जाएंगे, कुछ लोग स्किल्स के रास्ते से जाएंगे। नहीं तो उस बच्चे की खासियत क्या हुई कि उसे अब तो मैं जन्नत आपको में? बताता हूँ हिकमत जो मैं आपको बता चुका पहले ही, जिसको आपने सुना शायद, जी मैंने सुना है, देखा। अभी सुना। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ उसमें कि एक बच्चा जन्नत में जाएगा सिर्फ अपने लिए नहीं जाता, वो अपने माँ बाप की वजह से भी जाता है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या स्किल्स हैं उस बच्चे में, आपने क्या स्किल्स देख ली है कि वो जन्नत चला गया है? तो अब बच्चे से हट गया है, अब बच्चे से हट करके चला गया माँ बाप पे, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं माँ बाप, ठीक है। तो अगर उसके माँ बाप को ये पता हो कि ये बच्चा जन्नत में पहुंचेगा ही नहीं, तो उनके लिए जन्नत में जाना ही बेकार, क्योंकि वहां जाकर भी वो उनको अपने बच्चा ही याद आने वाला है। बच्चा जो इस दुनिया से गया तो भी माँ बाप के जन्नत में जाने का सबब बना, और जन्नत में गया तो भी माँ बाप की वजह से गया।
तो इसमें अल्टीमेट फायदा माँ बाप का है। जी जी, अल्टीमेट फायदा माँ बाप का है। और नाइंसाफी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी की हक तलफी नहीं है, नाइंसाफी होती है हक तलफी की वजह से, हक तलफी हो नहीं रही। ओके, बेइंसाफी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी का हक नहीं मारा जा रहा है, ये मेजर आर्गुमेंट होता है। हक आपको रहता है अगर गॉड है, अगर वो सबको इक्वली जज कर रहा है, अगर वो टेस्ट ले रहा है, नाम ही इसका टेस्ट रखा हुआ है कि टेस्ट ले रहा है, तो टेस्ट इक्वल बेसिस पे क्राइटेरिया इक्वल होना चाहिए टेस्ट का, है ना। अगर क्राइटेरिया ही इक्वल नहीं है तो हक मारा जा रहा है। मुफ्ती साहब, अगर किसी और का हक नहीं ले रहे हैं, फिर भी अगर किसी दूसरे को जन्नत में भेज दे रहे हैं बिना टेस्ट के, तो दूसरों का हक लिया जा रहा है इक्वल फुटिंग्स पे जज होने का, इक्वल ग्राउंड पे जज होने का। तो हक जा रहा है इसमें, ऐसा नहीं है कि हक नहीं जा रहा है। हाँ डॉक्टर साहब बताओ। अल्लाह, हाँ यहाँ पे अब ये हो सकता है बोल दें कि भाई अल्लाह पहले से जानते थे, सब हो सकता है। तो फिर अब वो जानते थे तो अब ये सब कराया है क्यों, ये बोल हो सकता है अब ये बोल दें कि भाई क्या पता, इनका क्या पता। यार जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ मुझे अपने साथ में लोगों की वॉइस क्लियर नहीं आती यार, बड़ी प्रॉब्लम है। लाइव ही करेंगे। सो हाँ, एक तो हक जा रहा है उस तरीके से, प्लस अगर आप उसके माँ बाप के लिए उसको भेज रहे हैं तो ये इनजस्टिस ही है, क्योंकि वो बेसिकली वो अपने माँ बाप के किए कर्मों का फल भोग रहे हैं, वो अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोग ही नहीं रहे हैं, तो इसको इनजस्टिस से तो कहते हैं। इसी को तो नेपोटिज्म कहते हैं ना भाई, पॉपुलर हाँ लैंग्वेज। वो अब वो टेस्ट वाला तो भाई अपने जला के रख कर दिया, वो टेस्ट वाला क्राइटेरिया आपने। ये तो वैसे ही होगा कि किसी के माँ बाप जो है वो बड़े अच्छे पढ़ाई लिखाई वाले, कोई जज का बेटा है, कोई बहुत अच्छे पहुंचे हुए पढ़ाई लिखाई किए हुए किसी व्यक्ति का बेटा है, किसी बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति का, तो उसके बेटे को ऐसे ही तुम फिर वो कर दो, प्रमोट कर दो नेक्स्ट क्लास में है ना, बिना टेस्ट दिए। नहीं, हक तलफी नहीं होनी है, लेकिन मसला पैरामीटर क्या है सर? मेरा मुद्दा पैरामीटर मैंने बता दिया, पैरामीटर मैंने आपको बता दिया है। और उस वक्त भी मैंने बताया, जिन साहब से बात हो रही थी, कि खुदा की बहुत सारी सिफात में दो सिफतें ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो ये फैसला करता है कि जन्नत में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। पहली सिफत है इंसाफ, अदल, ठीक है, जो बड़ों के अंदर होना है। दूसरी सिफत है फजल। फजल का मतलब है फेवर, किसी के ऊपर ग्रेस करना। खुदा चूंकि जन्नत का मालिक है, मैं अपने घर का मालिक हूं, ठीक है। आप मेरे घर में आएंगे, ठीक है भाई, आपसे हमारी ताल्लुक है, आप आइए, मेहमान है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई फला आदमी को मत बुलाना, वो जैन धर्म का है, मैं हिंदू धर्म का हूं, बस मुझे बुलाना, आप जैनियों को मत बुलाना। नहीं भाई, वो मेरा उनसे मामला है, मैं उनको भी बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं घर का मालिक हूं ना, आपकी हक तलफी नहीं होगी। खुदा अपनी जन्नत का मालिक है, वो बच्चों को लेकर जाना चाहे बिल्कुल ले जा सकता है, इसमें किसी की हक तलफी नहीं है, जगह तंग नहीं है। तो हक तलफी किधर है? आप मुझे हक तलफी दिखाएं, तब नाइंसाफी का इल्जाम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जी, हक तलफी तो हक तलफी तो की बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ कि किसी और का हक मारना ही नाइंसाफी है। नाइंसाफी के और भी सारे पैरामीटर हो सकते हैं। वो क्या पैरामीटर है? नाइंसाफी, आप मुझे हक तलफी के हक मार रहा है, ये भाई को समझ में नहीं आ रहा है, बट हक मार रहा है, हक मार रहा है इक्वल लेवल पे जज होने का, डेफिनेटली हक मार रहा है। समझ में आ रहा है वैसे, हक तलफी समझ में आ रहा है, बराबर समझ में आ रहा है, बस डॉज करने की ट्राई हो रही है। के अलावा नाइंसाफी दिखाइए कहाँ है? कोई भी मिसाल दे जिसमें हक तलफी ना हो, नाइंसाफी हो। नाइंसाफी ये है कि बाकी लोगों को टेस्ट देना पड़ रहा है जबकि वो बिना टेस्ट दिए चला जा रहा है, केवल क्योंकि उसके पेरेंट्स जन्नत जा रहे हैं तो वो भी जन्नत चला जा रहा है बिना टेस्ट दिए। यही नाइंसाफी है मुफ्ती साहब। नहीं, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि आपने औरों के लिए कहा कि टेस्ट है, मैंने आपसे लेकिन सवाल किया मेरे भाई, मुझे भी जाना है, टाइम भी बहुत हो गया। नाइंसाफी की मिसाल दें जिसमें हक तलफी ना हो। ठीक है मुफ्ती साहब, तो हम अगली बार ये कंटिन्यू करेंगे। चले ठीक है, तो अब सोच कर आइएगा, एक ऐसी मिसाल सोच कर आइएगा जिसमें नाइंसाफी तो है, हक तलफी नहीं है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। अरे वो बोला ना उसने, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, वो चला गया क्या, जिसमें वो कहता है कि अल्लाह की मर्जी है, वो जैन वाले हिंदू वाले हाँ चला गया। कितने पे? मैं एक हाँ सेकंड मैंने नोट किया था। दूसरी सिफत है फजल। फजल का मतलब है फेवर, किसी के ऊपर ग्रेस करना। खुदा चूंकि जन्नत का मालिक है, मैं अपने घर का मालिक हूँ, ठीक है। आप मेरे घर में आएंगे, ठीक है भाई, ये मिल गया।
यहाँ से देखो, यहाँ से। आप मेरे घर में आएंगे, ठीक है भाई, आपसे हमारी ताल्लुक है, आप आइए, मेहमान है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई फला आदमी को मत बुलाना, वो जैन धर्म का है, मैं हिंदू धर्म का हूँ, बस मुझे बुलाना, आप जैनियों को मत बुलाना। नहीं भाई, वो मेरा उनसे मामला है, मैं उनको भी बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं घर का मालिक हूँ ना, आपकी हक तलफी नहीं होगी। खुदा अपनी जन्नत का मालिक है, वो बेसिकली खुदा अपने जन्नत का मालिक है तो जो चाहे वो करे, क्योंकि आप अपने घर के मालिक है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपने घर पे। तो खुदा भी जन्नत का मालिक है। तो हम बाध्य नहीं है आपको न्यायकारी कहने के लिए। आप न्यायकारी, आप पार्शियल हो सकते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पहचान वालों के लिए आप पार्शियल हो सकते हैं। आपको मैं अनजस्ट नहीं कहूंगा, या कहूंगा भी तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बाध्य नहीं हूं आपको जस्ट कहने के लिए। बट गॉड के लिए आप जस्ट वर्ड का यूज करते हैं, आप उसे न्यायकारी कहते हैं। तो अगर वो न्याय नहीं कर रहा है तो उसे हम कैसे न्यायकारी कहते हैं, क्यों कहते हैं फिर? हाँ, ये है कि उसकी उसकी जन्नत है, वो जो चाहे करे, जिसको लेना है ले। बट फिर उससे आप जस्ट मत बोलो ना, है ना रिक्सॉर? रिक्सॉर ड्रॉप हो गए थे क्या? हाँ, अरे वो नेट प्रॉब्लम हो अरे गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सुना तुमने मैंने क्या कहा? हाँ, हाँ, सुना, सुना, सुना। बताओ कुछ। हाँ, वही वही मतलब वही बात हो गई ना कि अब अल्लाह को अपनी मर्ज़ी करनी है, तो उनको अब जस्ट बोलने का फ़ायदा है नहीं। ये अपना जो जस्टिस जस्टिस आप खेल रहे हैं, ये खेलना बंद कर दीजिए फिर। आप उसको हम्म उनको ये क्या क्या बोलते हो, क्या टर्म है उसको? उनका क्या एक तो नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो नाम, उस वो टाइटल हटा दीजिए उनसे, अल्लाह से वो टाइटल हटा दीजिए। न्यायकारी है, उसके लिए कोई शब्द होगा रणवीर। हाँ, वही अल कुछ करके वर्ड है, वो टाइटल देना बंद कर दीजिए फिर। क्या फायदा, जब वो जस्टिस कर नहीं रहा तो उसको टाइटल देके फायदा है नहीं। हम्म चलो, तो देखा आपने कि कितने कितने डम आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। अब यहाँ तक जो है वो आर्गुमेंट्स आ चुके हैं कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की जन्नत है, वो जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे ना दे। तुम कौन होते हो बोलने वाले? ठीक है भाई, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है इसके ऊपर तो कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकते ना, इसको फिर आर्गुमेंट क्या देंगे? अगर यही आप कह रहे हैं कि उसकी उसकी है जन्नत, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, ठीक है, फिर तो क्या ही बोले। फिर तो कल को वो जो शिर्क करेगा उसको भी है ना, एक सौ कहेगा कि हम तो इसको जन्नत डालेंगे, क्या भरोसा। हाँ, वही वही बात होगी ना। अब ये जब ये दीन कोई मन मर्जी पे आ गई है, तो भाई अब किसी दीन वाले इंसान, अच्छे दीन वाले इंसान को भी भाई वो जन्नत से निकाल दे। अब जिसने शिर्क किया हम्म हो उसको भी हम मन मर्जी से वो जहन्नम जहन्नम से उठा के अब जन्नत में ला दे। कुछ भी करने लगे अब, वो लाठियां मारने लगे, क्या भी कर सकते हैं वो। हम्म हाँ, चलो फिर एंड करते हैं। जो भी देख रहे हैं उनको धन्यवाद देखने के लिए। और रात हो गई है, सो गुड नाइट, गुड नाइट। गुड गुड नाइट, गुड नाइट।